पीसीएस मंथन परिवार के एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम एवं आपका जो एप्लीकेशन है उस पर सभी का आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोगों को जो आप प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और जो आप इतना कोऑपरेट कर रहे हैं, जो आपका रिएक्शन है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपना धन्यवाद अपनी टीम को भी देना चाहूँगा जो अपने अथक प्रयासों से गागर में सागर लेके आ रहे हैं। और आपके लिए हम 50 प्रश्नों की एक श्रृंखला लेके आते हैं प्रतिदिन, जिसमें हम 50 प्रश्न वो आयोग के पैटर्न पर आधारित होते हैं जिन्हें आपके समक्ष हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा इतिहास का खंड चल रहा है, इतिहास में भी आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है। उसमें डे नंबर आज आपका जो है वो 54/90 है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन पुनर्जागरण काल जिसे कहते हैं, धार्मिक सुधार आंदोलन और पुनर्जागरण काल है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन से ऐसे नियम अधिनियम आए जिन्होंने शिक्षा और सामाजिक कुरीतियों पर बहुत प्रहार किया। तो उसी से संबंधित 50 प्रश्नों की हमारी ये श्रृंखला है। स्टार्ट करते हैं बगैर वक्त गंवाए, हम सीधे चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो आज की श्रृंखला में पहला प्रश्न आपके समक्ष ये रहा। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं जो ब्रिटिश शासनकाल में घटित हुई हैं उनका आपको क्या लगाना है, सीक्वेंस लगाना है, यानी कि यहाँ क्रोनोलॉजी से प्रश्न है। तो ऑप्शन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आपके सामने सभी हैं। तो सती प्रथा है, बाल विवाह है, उसके बाद में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है। अब आपको बताना है कि इनमें से सबसे पहले क्या घटित होता है, उसके बाद क्या घटित है, उसके बाद क्या घटित है। तीन घटनाएं हैं, एक के साथ में है विलियम बेंटिक, दूसरी घटित होती है लॉर्ड इरविन के समय, तीसरी घटित होती है जिस समय लॉर्ड डलहौजी है। अब आपको पता करना है कि इनमें से कौन कौन सी घटनाएं हैं। तो सबसे पहले देखें, तीनों घटनाओं में से आप देखते हैं तो एक है 1829, फिर एक है 1856, एक है आपकी 1929, यानी कि लगातार आप देखते हैं तीन घटनाएं हैं। अब तीनों में आपको देखना है कि सबसे पहले क्या है। तो आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका ये होगा। क्यों? विलियम बेंटिक के समय 1829 में ये घटना घटित होती, तो सीक्वेंस हमारा यहां से चलेगा। फिर लॉर्ड डलहौजी के समय 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून आता है, दूसरा वाला ये हो जाएगा। तीसरा वाला आप देखते हैं लॉर्ड इरविन के समय 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम आता है। तो इसलिए आप देखते हैं तो ये सीक्वेंस लगेगा, हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक, आइए सीक्वेंस में देख लीजिए डेट में कौन कौन सा दे रखा है। सती प्रथा पर रोक 1829, विधवा विवाह के पक्ष कानून 1856 और बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपसे कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश काल में एक बुक लिखी गई जिसका नाम क्या है, स्त्री पुरुष तुलना, ठीक, नामक किताब लिखी जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूदा सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई। और बोले यह पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। आपको बताना है कि यह पुस्तक किसने प्रकाशित की थी, कौन थी विदुषी जिसने ये लिखी थी। आप देखें ये 4 महिलाएं हैं और चारों महिलाओं ने ही महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत काम किए और समाज में व्याप्त आलोचनाएं भी की। समाज सुधारक महिलाएं हैं, चारों ही विदुषी हैं। बोलिए क्या ये पंडिता रमाबाई थी जो संस्कृत की महान वैज्ञानिक थी, महान विद्वान थी, विदुषी थी? क्या ये थी? नहीं थी गुरुजी। मुमताज अली, क्या ये थी? ये भी नहीं थी। कौन होंगे? ये हैं ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने पुणे में ही रहकर घर पर रह के पढ़ाई की थी और विदुषी बनी और तब ये पुस्तक उन्होंने जो है लॉन्च की थी। बेगम रुकैया ने लड़कियों की शिक्षा को देने के लिए आप देखें काम किए। मुमताज अली ने भी काम किए। इन्होंने कुरान की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए बोला। इन्होंने बोला कि हिंदू धर्म जो है महिलाओं का क्या करता है, शोषण करता है। चलिए ठीक है, देखते हैं किसने क्या कहा। आंसर होगा ताराबाई शिंदे। ठीक है, ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थिति सुधारने के प्रयासों में बहुत ही क्रम में ही बहुत सारी महिलाओं ने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकट किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की और महिलाओं के बीच मौजूदा सामाजिक फर्कों की आलोचना की थी। ठीक, बात यहीं खत्म नहीं होती है, आपको इनके बारे में भी जानना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले आ रहा क्या, बेगम रुकैया। बेगम रुकैया सखावत, बेगम रुकैया सखावत जो है 20वीं सदी के शुरुआती दौर में एक प्रभावशाली महिला थी। इन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। कहाँ पर? तो बेगम रुकैया ने कहाँ कहाँ पर स्कूल खोले, एक तो कलकत्ता और कहाँ, पटना में। किसके लिए? मुस्लिम लड़कियों के लिए। मुमताज अली भी एक समाज सुधारक थी। इन्होंने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देते हुए लड़कियों की शिक्षा की क्या की थी, वकालत की थी। संस्कृत की महान विद्वान
जनता रामाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। ठीक, चलिए इन स्टेटमेंट के बाद में अगले पे पढ़ते। क्वेश्चन हमारा 3 है, राजा राम मोहन के बारे में है। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज ने सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया। जाति उन्मूलन के लिए काम करने हेतु बंबई में परमहंस मंडली का गठन किया गया, यानी जाति उन्मूलन। तो राजा राम मोहन राय को बोला जाता है कि ये आधुनिक भारत के पितामह हैं, द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहलाते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखते तो उन्होंने काम भी किया था। ब्रिटेन में जब ये पढ़ाई पूरी करके लौटे थे तो वही 1828 और 29 के समय में इनके बड़े भाई थे, उनकी मृत्यु हुई। तो इन्होंने देखा कि कुछ लोग इनकी भाभी माँ को लेके जा रहे थे और भाभी माँ से ये बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे भाई की मृत्यु हुई और हमारी भाभी को लोग लेके जा रहे हैं और जिंदा चिता पे बैठा लेंगे। तो उनका हृदय जो है बहुत विदारक हुआ। उन्होंने उसी दिन से फैसला लिया था कि मैं अपनी भाभी तो क्या, समाज की किसी महिला के साथ ऐसा काम नहीं होने दूंगा। तब सिफारिश की थी किससे? विलियम बेंटिक से। तो इनके प्रयासों से भारत में सती प्रथा जो है क्या हुई थी? समाप्त हुई थी। हालांकि ये सामाजिक बुराई थी जो समाप्त हुई, लेकिन 1857 में धार्मिक कारणों को अगर देखेंगे तो सती प्रथा भी उसमें एक माना जाता है कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा कानून बनाया जो हमारे धार्मिक रीति रिवाजों को क्या कर रहा था? प्रतिबंधित कर रहा था। तो ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकल के आती है। अगर देखें तो ये तीनों स्टेटमेंट के बारे में आप विचार कीजिए, क्या ये बात सही है? क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल, ऑफकोर्स। यानी कि इसमें पूछा है आपसे कौन से कथन सही हैं, तो ये 1, 2, 3 सभी कथन क्या है? सही हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा अब 4 है। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रिटिश काल में जाति और समाज सुधारक के अनेक प्रयास किए गए। इसी क्रम में राजा राममोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का क्या किया था? अनुवाद किया था। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया। जाति उन्मूलन के लिए आप देखें 1840 में, ध्यान देना, परमहंस मंडली जो बनती है वो कब बनती है? 1840 में बनती है। डेट याद रखना है। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों ने बहुत सारी ऊंची जातियों के लोग शामिल थे। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कुछ समुदाय हैं और बोले कि इन पर विचार करें और बताएं कौन सा सुमेलित है। ठीक, तो जैसे कि ये देखते हैं निम्न जातियों के कुछ समुदाय हैं जो उस समय जो निम्न या अछूत जाति मानी जाती थी, उनके कुछ समुदाय हैं और किसका संबंध किस स्टेट से है, इसमें कितने युग्म जो हैं वो सुमेलित हैं। चलिए, मदिगा समुदाय आंध्र प्रदेश में है, सही बात है। महार, बाबा भीमराव अम्बेडकर, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है वो इसी से ही थे, ये भी सही है। दुबला, अजीब नाम है, दुबला असम, नहीं ये यहाँ पे गलत होता है। दुबला जो है वो असम में ना होकर के कहाँ था? जीजे, यानी जीजे का मतलब होता है गुजरात। और बोले कि सुमेलित हैं, सही सुमेलित हैं, तो आप देखते हैं केवल 1 और 2 ही इसमें सुमेलित हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। मदिगा आंध्र प्रदेश में एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही। ये लोग पशुओं की शवों को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियां सीने में माहिर थे। मदिगा समुदाय दक्षिण भारत के अन्य राज्यों तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु में भी बसते हैं। ठीक, तो ध्यान देना, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है, ये एक जनजाति ही हो सकती है। महार समुदाय महाराष्ट्र और आसपास के राज्यों में रहता है। महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों का सबसे बड़ा समूह है। महार जो है एससी का सबसे बड़ा जो समूह है। ठीक है, जातिगत सुधार आंदोलन के बड़े नेताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जनजाति से ही संबंधित थे। दुबला समुदाय गुजरात में वास करता है। इस समुदाय के लोग ब्रिटिश काल में स्वर्ण जमींदारों के यहाँ मजदूरी करते थे, यानी मजदूर वर्ग था ये। आइए, लिस्ट दी हुई है, पत्रिका या पुस्तक है और उनके लेखक हैं। ठीक, देखिए किसने पुस्तक लिखी है? मैं समाजवादी हूँ। किसी ने लिखा पाखंड खंडन, इंडियन मिरर। ठीक, इनमें से 1-2 को भी पहचान रहे होंगे, मिरातुल अखबार। ठीक, और पाखंड खंडन और मैं समाजवादी हूँ। अगर इनको लिस्ट से लगाइए, कौन सा होगा आपकी नज़र में? A, B, C, D, कौन से विकल्प की ओर जाना चाहेंगे? तो ध्यान देना, जैसे आप जानते हैं कि मिरातुल अखबार जो है वो किसने लिखा था? राजा राममोहन राय का था। ठीक, फारसी में मिरातुल अखबार। तो डी का 4 है, तो डी का 4 यहाँ पे भी है, डी का 4 यहाँ नहीं है, एक विकल्प तो हमने आपका काट दिया। अब बताइए, मैं समाजवादी हूं, ये बात कही थी किसने? स्वामी विवेकानंद का एक जो पुस्तक है, पत्रिका है, ये विवेकानंद जी की है। मैं समाजवादी हूं, तो 1 का 1 नहीं मिल रहा है यहाँ पे भी और नहीं मिल रहा है यहाँ पे भी, इसलिए हम जहां जाएंगे विकल्प A की ओर। यानी कि ये सभी सीक्वेंस आपस में क्या है?
कनेक्ट हैं। कई बार आयोग ऐसा करता है कि सीक्वेंस लगे हुए दे देता है, लेकिन कंफ्यूजन की वजह से हम उसमें भी भटक जाते हैं। असेंबलिंग के क्वेश्चन की सबसे बड़ी विशेषता होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। हाँ, मैं समाजवादी हूँ, स्वामी विवेकानंद। पाखंड खंडन, दयानंद सरस्वती। इंडियन मिरर, केशव चंद्र सेन। और मिरातुल अखबार, राजा राम मोहन राय। ठीक। सामाजिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाँ, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? जातीय भेदभाव के विरुद्ध घासीदास यानी क्या बोल रहे हैं? विरुद्ध घासीदास ने दक्षिण भारत में सनातनी आंदोलन शुरू किया था। यानी कि सनातनी आंदोलन शुरू किया गया, वो किसके द्वारा? घासीदास के द्वारा। यानी कि बात ठीक है। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने मतुआ पंथ के निम्न जाति चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया ताकि जाति भेद खत्म हो सके। ये बात भी बिल्कुल सही है। सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जातीय जनता, यानी कि ये वही है ज्योतिबा फुले वाला, मुहिम चलाई थी जातीय समानता के लिए। ठीक। अब देखते हैं, तो ये बात भी सही है। पूछ रहा है कौन से कथन सही हैं। ठीक। सही पूछे हैं तो 1 2 3 आंसर ये होगा। आंसर ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आइए बताते हैं। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये घासीदास ने जो है दक्षिण भारत में नहीं, कहाँ चलाया था? मध्य भारत में। तो आंसर क्या होगा आपका? केवल 1 2 और 3 विकल्प सही हैं। यानी कि आपका आंसर होगा 2 और 3 विकल्प, क्योंकि दक्षिण भारत नहीं है, यहाँ पे क्या है? मध्य भारत। सनातनी आंदोलन की शुरुआत मध्य भारत में हुई थी। घासीदास ने, जो कि निम्न जाति के व्यक्ति थे, ने आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन के सदस्यों ने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया था। पूर्वी बंगाल में ठाकुर हरिदास ने मतुआ पंथ के निम्न जाति चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया था। कथन 2 सही है। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए। इजावा निम्न जाति के श्री नारायण गुरु, वेरी गुड, यानी एक नई जाति और मिल रही है आपको। निम्न जाति क्या नाम बताया? इजावा कौन है? श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 को सबसे मुखर नेताओं में से, हाँ ये सबसे मुखर नेताओं में से एक थे। सत्य शोधक समाज संगठन की स्थापना की, जाति समानता के समर्थन किया था। और इन्होंने एक बुक लिखी थी गुलामगिरी, और एक इनकी बुक और थी शिवाजी की जवानी। ठीक, तो 2 बुक्स इन्होंने लिखी थी ज्योतिबा फुले। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता? बहुत सारे वनडे लेवल के एग्जाम्स होते हैं, इसमें ये क्वेश्चन आता है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं, महाराष्ट्र में जो है लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ज्योतिबा फुले, गोपाल हरि देशमुख, दादा भाई नौरोजी और लाल शास्त्री। तो इनमें से किसका होगा? बताइए, कीजिए विचार, किसकी ओर जाना चाहेंगे आप? कौन सा विकल्प लगाएंगे? ज्योतिबा फुले? नहीं, इन्हें तो नहीं कहा जाता है गुरुजी, तो ये तो काट दीजिए। ओके, कट गया जी। बोले दादा भाई नौरोजी? नहीं, ये क्या कहलाते हैं? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। बाल शास्त्री, इनका कोई लेना देना है नहीं। गोपाल हरि देशमुख को क्या कहते हैं? लोकहितवादी के उपनाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, आइए। महाराष्ट्र में नई शिक्षा और नए सामाजिक सुधारों के प्रवक्ता गोपाल हरि देशमुख थे, जो आगे चलकर लोकहितवादी उपनाम से विख्यात हुए। आधुनिक मानवतावादी तथा धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और विवेक संगत सिद्धांतों के आधार पर भारतीय समाज के पुनर्गठन की उन्होंने क्या की थी? वकालत की थी। ठीक, तो याद रखना, लोकहितवादी के नाम से कैसे जानेंगे? यही जाने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है। ईवी रामास्वामी के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना है। किसकी बात हो रही है? ईवी रामास्वामी। ठीक, दक्षिण भारत के हैं। बोले कि पहला कथन है ईवी रामास्वामी की बात हो रही है। बोले कि पहला कथन है कि इन्हें पेरियार नाम से जाना जाता था। बिल्कुल सही बात है। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत इन्होंने ही की थी, ये भी बात सही है। ये हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे क्या? यानी ये बात भी सही है। आंसर क्या होगा आपका? 1 2 3, यानी कि सभी विकल्प क्या हैं? सही हैं। आइए। ब्रिटिश काल में गैर ब्राह्मण आंदोलन 20वीं सदी के आरंभ में शुरू हुआ। पेरियार नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर ने अछूतों के हितों को ध्यान में रखते हुए आत्मसम्मान आंदोलन किया था। तो ध्यान देना, ये आंदोलन जो है, याद रखना है आपको, कौन सा? आत्मसम्मान। या तो आपको क्या दे दे? पेरियार दे दे, और नहीं तो ईवी स्वामा नायकर, इनका ये पूरा नाम था।
पेरियार उस समय के एक महान दलित नेता थे। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खास तौर से मनु द्वारा रचित संहिता भगवत गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कौन सा जो है संगठन है और वो किसका जो है विश्वास रखता है। ब्रह्म समाज, यंग बंगाल और रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन आपको पता ही है, स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के उस पर प्रारंभ किया। ब्रह्म समाज, ठीक, तो आप देखते हैं उपनिषदों में विश्वास करता है ब्रह्म समाज, ये बात सही है। यंग बंगाल महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग करता है, बिल्कुल सही है। रामकृष्ण मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता है, ये बात भी सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, 1 2 3 सभी सही हैं। आइए, राजा राममोहन राय के संगठन ब्रह्म सभा, ध्यान देना, इनका संगठन स्टार्टिंग में क्या था, ब्रह्म सभा। कब किया था, 1828 का ही नाम बदल के बाद में क्या हो गया, ब्रह्म समाज। यानी कि ब्रह्म सभा जो 1828 में स्थापित उन्होंने किया था, वो ही आगे चल करके क्या बन गया, ब्रह्म समाज बना। यह संस्था सभी प्रकार के मूर्ति पूजा बलि के विरुद्ध थी और इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। इनके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत हेनरी लुई विलियम डोरेजियो ने की थी। 1820 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता के अध्यापक थे। वेरी गुड। आइए, सबसे पहले ध्यान देना कौन की बात हो रही है, हेनरी लुई विलियम डोरेजियो। ठीक, कब, 1820 में। और ये क्या थे, हिंदू कॉलेज कलकत्ता में क्या थे, अध्यापक। इस मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। रामकृष्ण मिशन का नाम विवेकानंद के गुरु परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ भाव से मुक्ति के मार्ग को तलाश रहा है। आज का पहला प्रश्न आया है कथन और कारक का, तो ध्यान देना। कह रहा है भारत सरकार द्वारा 1972 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम बनाया गया। इसके द्वारा लड़कों के विवाह की उम्र 21 वर्ष और लड़कियों के विवाह की उम्र 18 वर्ष। अब आपको पता होगा ऐसे कई अधिनियम आए थे, 1929 में आया था, लेकिन उस समय भारत स्वतंत्र नहीं था। बाद में आप देखेंगे तो एक शारदा अधिनियम आएगा, उसके द्वारा भी काफ़ी चीज़ें सुधरेंगी। तो कह रहे हैं कि कौन सा होगा, क्या कथन एक सही है? नहीं भाई, कथन एक सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है ये 1978 है, ना कि 72, इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है, दूसरा सही है। यानी कि ए असत्य है, ए असत्य है किंतु आर सत्य है, इसलिए हम विकल्प डी में जाएंगे। असेंबलिंग नहीं हो रही है, ठीक है। 1978 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम बनाया गया था। राजा राममोहन के राय के संदर्भ में कुछ कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, उन्होंने मूर्ति पूजा, निरर्थक धार्मिक कृत्यों के प्रचलन का विरोध किया था। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध सामाजिक आंदोलन चलाया था। उन्होंने बहुदेववाद का समर्थन किया था। बताइए कौन कौन से जो हैं इसमें स्टेटमेंट कैसे हैं, पूछा गया आपसे, ये कौन से स्टेटमेंट इसमें क्या है, सही है। ध्यान देना इस चीज को। उन्होंने मूर्ति पूजा और धार्मिक आडंबरों के विरोध किया था, ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने सती प्रथा के लिए, आपको पता ही अभी बात की थी मैंने, 1829 में जो आंदोलन चला था सती प्रथा के विरुद्ध कौन लेके आए थे, राजा राममोहन लेके आए थे। और उन्होंने 1828 में एक सभा भी बनाई थी जिसका नाम क्या था, ब्रह्म सभा, जो आगे चल के कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ब्रह्म समाज में। ठीक, तो ध्यान देना दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन गलत है, वो इसलिए क्योंकि बहुदेश्वरवाद नहीं, ये समर्थक किसके, एकेश्वरवाद। ये जो समर्थक थे ये किसमें विश्वास रखते थे, तो ये एकेश्वरवाद में समर्थन रखते थे, इसलिए कथन केवल 1 और 2 सही होंगे, तीसरा वाला गलत है। बढ़ते जाइए। 1829 में ब्रह्म समाज का नाम, ये एक नई धार्मिक संस्था की जिसको बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। ठीक, इसका उद्देश्य हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना, एकेश्वरवाद की शिक्षा देना था। नई संस्था के 2 आधार थे, तर्क शक्ति और वेद तथा उपनिषद। उसे अन्य धर्मों की शिक्षाओं को भी समाहित करना था। ब्रह्म समाज ने मानवीय प्रतिष्ठा पर जोर दिया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों की भी आलोचना की थी। आइए, सर सैयद अहमद खान के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट हैं, इन पर आपको क्या करना है, विचार करना है। ठीक, और चयन करना कि कौन सा सही नहीं है।
प्रारंभ में सैयद अहमद खान हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे, परंतु बाद में कांग्रेस एवं हिंदुओं के क्या हो गए, ये कट्टर विरोधी हो गए। दूसरे में कह रहा है सर सैयद अहमद खान ने अपने विचारों का प्रसार तहजीब उल हक अखलाक तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका में प्रसारित किया था अपने विचारों को, ठीक। और पूछ रहा है कौन से कथन सही हैं, क्या कहते हो, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? बोलो क्या कह रहे हो आप? देखिए ये बात बिल्कुल सही है, पहले ये हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, बाद में ये हिंदुओं के कट्टर विरोधी और कांग्रेस के भी हो गए। इन्होंने ये पत्रिका निकाली, ये बात बिल्कुल सही है, तहजीब उल अखलाक जो है वो इनकी पत्रिका है। दोनों सही हैं और आपसे पूछा है कि कौन से सही नहीं हैं, जबकि दोनों ही क्या हैं, सही हैं। तो क्या होगा, ना तो एक और ना ही दो। ठीक, आइए कुछ इनके बारे में याद रखना है। हिंदुओं और कांग्रेस के प्रबलतम शत्रु बन गए थे। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बना के उद्देश्य से पाश्चात्य शिक्षा की ओर आकर्षित किया। अब उन्हें समर्थकों से ब्रिटिश शासन की अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा। सर सैयद अहमद ने इस्लाम में मौजूद कुरीतियों को दूर करने का भी प्रयास किया। उन्होंने पीरी मुरादी, एक प्रथा थी, पीरी मुरादी प्रथा को खत्म करने की वकालत की। इसके लिए उन्होंने प्रचार प्रसार किसमें किया था, तहजीब उल अखलाक में किया। ठीक, सभ्यता और नैतिकता इसका अर्थ है। अहमद खान ने कुरान पर टीका लिखी तथा परंपरागत टीकाकारों की आलोचना करते हुए समकालीन वैज्ञानिक ज्ञान के प्रकाश में अपने विचार व्यक्त किए थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 13, कह रहा है सत्य प्रकाश की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा बनाए बंबई में की गई। इस संस्था ने विधवा पुनर्विवाह की दिशा में सराहनीय कार्य किए। केशव चंद्र सेन द्वारा 1850 में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की गई। और बोल रहा है कि कौन से कथन सही नहीं है, यानी इसमें से कुछ रॉन्ग हैं और कुछ करेक्ट हैं। तो क्या कहते हैं आप, कौन सा इसमें रॉन्ग है और कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है, इस बात पे आपको विचार करना है। ठीक, अब अगर इसकी तरफ आप जाएंगे तो ध्यान देना, दयानंद सरस्वती ने सत्य प्रकाश नहीं बल्कि क्या थी, इनकी सत्यार्थ प्रकाश थी, इसलिए क्या खत्म हो गया, पहला वाला गलत है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि विधवा पुनर्विवाह जो सत्य प्रकाश संस्था है, इस संस्था ने विधवा पुनर्विवाह की दिशा में सराहनीय प्रयास किए थे। ये जो केशव चंद्र सेन जी हैं, इन्होंने यानी कि विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना 1850 में हुई है, लेकिन ये केशव चंद्र सेन ने नहीं की। स्टेटमेंट आपका दूसरा वाला भी करेक्ट नहीं है, इसलिए गलत पूछा है तो कौन सा होगा, 1 और 3 गलत हैं और दूसरा क्या है, सही है। ठीक, अब देखिए सत्य प्रकाश की स्थापना किसने की है, करसोनदास मूलजी द्वारा कहां पर की गई है, गुजरात में। ठीक, सत्यार्थ प्रकाश नहीं है, कौन सी याद है रखनी है, सत्य प्रकाश। विष्णु शास्त्री द्वारा 1850 में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना होती है, किसके द्वारा, विष्णु शास्त्री के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। 2 स्टेटमेंट है आपके पास लिखे हुए हैं। पहला दयानंद सरस्वती के संदर्भ में है कि 1889 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की, किसने, दयानंद सरस्वती ने। क्या ऐसा हो सकता है कोई अपने नाम पर ही विद्यालय की स्थापना करते हैं, थोड़ा डाउटफुल है। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडिया अनरेस्ट, वेरी गुड, किसकी है, वैलेंटाइन सिरोल, ये एक अंग्रेजी इतिहासकार है, इसकी पुस्तक है, नाम क्या है, इंडियन अनरेस्ट, आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता माना है। जैसे अभी एक और कमेंट आएगा आगे चल करके, जब नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे तो उसमें भारतीय अशांति का दूत कहा जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। तो बोला कौन से कथन सही हैं, तो पहला वाला कथन गलत हो जाता है और दूसरा वाला कथन आपका करेक्ट है, यानी इसलिए आंसर क्या होगा आपका, केवल 2। पहला क्यों गलत है, ये देखिए, लाला लाजपत राय एवं लाला हंसराज ने 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी, इसलिए कथन 1 सही नहीं है और ये दूसरी बात जो थी वो बिल्कुल सही है। सूची 1 दी है, सूची 2 है। ये कुछ ना कुछ जो है एक्ट हैं जो ब्रिटिश भारत में लाए गए थे और इसमें से बताना है जो काफ़ी चर्चा में रहे, जैसे शारदा एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट, एज ऑफ कंसेंट और दास प्रथा पर प्रतिबंध। ठीक,
तो अब अंग्रेज गवर्नर जनरलों को जब हमने पढ़ा था तो हमें पता था कि दास प्रथा पर जो प्रतिबंध है वो किसने लगाया था? एलनब्रो, यानी लॉर्ड एलनब्रो लगाया था। तो ये वाला तो डी वाला तो बिल्कुल सही मैच कर गया, यानी डी का 4 होगा। अब डी का 4 तो सभी में है, सबसे बड़ी समस्या ये आ गई। दूसरा देखते हैं तो शारदा मैरिज एक्ट आता है कब? ये आता है 1929 के समय। इस समय लॉर्ड इरविन होता है, यानी कि बी का 2। तो बी का 2 इसमें नहीं है, एलिमिनेशन मेथड काम कर गया। बी का 2 इसमें भी नहीं है, मेथड काम किया। बी का 2 इसमें भी नहीं है, ठीक। यानी अब देखते हैं तो एज ऑफ कंसर्न्ड जो है वो है किसके द्वारा? लैंसडाउन के द्वारा। नेटिव मैरिज एक्ट जो आता है वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय आता है, ठीक। तो ये इनका जो है सही मैचिंग है। असेंबलिंग का क्वेश्चन है, हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं, ठीक। देखिए, नेटिव मैरिज एक्ट आता है नॉर्थब्रुक के समय, शारदा एक्ट आता है लॉर्ड इरविन के समय, एज ऑफ कंसेंट ये आता है लैंसडाउन के समय, और दास प्रथा जो आता है वो किसके समय? एलनब्रो के समय। वेद समाज के संदर्भ में कुछ बातें की हुई हैं, तो वेद समाज के बारे में कुछ बताना है और बोलना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। केशव चंद्र सेन की मद्रास की यात्रा के समय श्री धरलू नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की थी। और किसने यात्रा की थी? केशव चंद्र सेन ने जब मद्रास की यात्रा की तो कह रहा है कि इन्होंने वेद समाज की स्थापना की। वेद समाज दक्षिण के आर्य समाज के रूप में अस्तित्व में आया। दक्षिण के आर्य समाज यानी दक्षिण का आर्य समाज के रूप में आया। और यात्रा कौन कर रहे हैं? ये कर रहे हैं केशव चंद्र सेन। कौन से कथन सही नहीं है? ठीक, तो ध्यान देना, पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है, दूसरा कथन आपका गलत हो जाता है, ठीक। इसलिए आंसर क्या होगा? सही नहीं है तो केवल 2 सही नहीं है, ठीक। देखिए क्यों नहीं है? केशव चंद्र सेन की मद्रास यात्रा के समय तो वेद समाज, 1871 में वेद समाज दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के रूप में अस्तित्व में आया था, ठीक। तो क्या हुआ था? ये दक्षिण भारत का क्या कहलाएगा? ब्रह्म समाज। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी कि ध्यान देना, क्या के बारे में का बात हो रही है? सत्य नहीं है। दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। आर्य समाज ने बाल विवाह, छुआछूत का विरोध किया और अंतरजातीय विवाह का विरोध किया। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। तो ध्यान दो, दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। और वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था। तो ध्यान देना कि ये 2 बातें तो बिल्कुल सही हो रही हैं। पहली बात भी सही है, दूसरी बात सही है क्योंकि गुजरात में ही जन्म हुआ था, नाम था मूलशंकर। ये तो कक्षा 10 का भी बालक बता देगा कि किसने कहा था वेदों की ओर लौटो। तो दलितों ने इन्हें हाड़े हाथों ले लिया, बोला किन वेदों की बात कर रहे हो? जहां हमें जन्म देने वाली हमारी जननी को भी शूद्र माना गया, शूद्र और महिलाएं वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते, उन वेदों की बात कह रहे हो? काफी आलोचना हुई थी उस समय। एक रह जाता है, ये सही नहीं है क्योंकि इन्होंने अंतरजातीय विवाह, ध्यान देना, अंतरजातीय विवाह का विरोध नहीं समर्थन किया था। क्या किया था? समर्थन किया था। इसलिए आप देखते हैं कि अंतरजातीय विवाह आज भी चोरी चुपके कहां पर होते हैं? आर्य समाज मंदिर में होते हैं, उनको रजिस्टर्ड किया जाता है। तो इंटरकास्ट मैरिज जो है उनका एक सबसे बड़ा क्वार्टर, हेडक्वार्टर है, वो आप देखते हैं आर्य समाज मंदिर, ठीक। तो वो है, तो कथन सी जो है हमारा सही नहीं है, गलत है, ठीक। पुराणों जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया। कहा कि पुराणों ही हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा जैसी कुरीतियों तथा अन्य अंधविश्वासों के लिए उत्तरदायी हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले ऐसे हिंदू समाज सुधारक थे जिन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की रणनीति अपनाई। हिंदू विश्वास की रक्षा करते हुए ईसाई और मुसलमानों को उनके ही दोषों के आधार पर चुनौती दी। समाज सुधार की दिशा में स्वामी जी ने चातुर्वर्ण व्यवस्था को जन्म के बदले कर्म के आधार पर समर्थन किया। सामाजिक शैक्षिक मामलों में स्त्री पुरुष के समान अधिकारों की स्वामी जी ने वकालत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीयों में शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं अज्ञानता के विनाश हेतु 1884, किसकी बात हो रही? 1884
में महादेव गोविंद रानाडे ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इसी सोसाइटी को कालांतर में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम दिया गया। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के अन्य सदस्यों में तिलक, गोखले एवं लाला लाजपत राय थे। तिलक, गोखले और लाला लाजपत राय थे। 3 स्टेटमेंट हैं और पूछा है कि कौन से कथन या कौन सा कथन सही है। ठीक, तो ध्यान देना इसमें अगर बात करोगे आप तो ध्यान देना, इसमें जो है पहला वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें लाला लाजपत राय सम्मिलित नहीं थे। इसलिए आंसर होगा केवल 1 और 2, यानी 1 और 2 सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के उद्देश्य से सैयद अहमद खान ने राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन किया तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ सैयद अहमद ने देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना की। वेरी गुड, यानी पहला स्टेटमेंट है राजभक्त मुसलमान नामक पत्रिका, और शिव प्रसाद के साथ सैयद अहमद ने क्या किया था, देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना। अलीगढ़ आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुकाबले अच्छी स्थिति में स्थापित करने के उद्देश्य से वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने 10,000 रुपए का व्यक्तिगत दान भी दिया था। और बोलना कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ध्यान देना, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। आंसर होगा ना तो 1 ना ही 2, क्योंकि दोनों ही बातें कैसी हैं, सत्य हैं। ठीक, तो खास करके इनके द्वारा जो आंदोलन है उसको याद रखना, और इनकी जो पत्रिका है मुसलमान राजभक्त मुसलमान है, इसको भी याद रखना। 1864 की बात हो रही है, इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना, वेरी गुड, किसकी स्थापना की थी, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना, और 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, यानी एएमयू और किसकी, साइंटिफिक सोसाइटी। एएमयू कब बनेगी, ये बनेगी 1875 में। राजभक्त मुसलमान पत्रिका, वेरी गुड, और इन्होंने देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना की, और वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने 10,000 रुपए का इनाम भी दिया था। ठीक, वो इनाम नहीं दिया था, यानी कि दान दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजा राम मोहन द्वारा अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। उनका उद्देश्य एक नए धर्म की स्थापना, वेरी गुड, उनका उद्देश्य एक नए धर्म की स्थापना करना था जो कि सभी प्रकार की बुराइयों से क्या हो, मुक्त हो। यानी कि राजा राम मोहन द्वारा अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। और अगर यहां पर लगाते हैं आप क्योंकि लगाते हैं या इसलिए लगाते हैं, इसलिए, ये 2 ही शब्द होते हैं जो कथन कारक में सबसे फिटिंग बैठते हैं। अब जिग-जैग कीजिए, बैठ रहे नहीं। बात पहली वाली तो बिल्कुल सही है, बात पहली बिल्कुल सही है, दूसरी बात गलत है, क्योंकि उनका उद्देश्य नए धर्म की स्थापना करना नहीं था, बल्कि हिंदू धर्म का ही क्या करना था, शुद्धिकरण करना था। इसलिए ए सत्य है और आर असत्य है, यानी क्या होगा आंसर आपका, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। चलिए आगे बढ़ते चले। प्रार्थना समाज के संदर्भ में महागोविंद रानाडे आत्माराम पांडुंग ने 1876 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। पहला कथन सही है आपका। आत्माराम पांडुंग को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण, पश्चिमी भारत यानी मुंबई और महाराष्ट्र के आसपास की बात हो रही है, पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ये बात गलत हो गई है। ठीक, महादेव गोविंद रानाडे, और पूछा आपसे कौन सी सही नहीं है, तो महाराष्ट्र का सुकरात बोला जाता है इसको, महागोविंद रानाडे को। ठीक, तो अब इस प्रकार से देखेंगे तो आंसर होगा कि कौन सी बात सही नहीं है, तो दूसरी बात सही नहीं है, केवल 2। आइए थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। आचार्य केशव चंद्र, हाँ दोनों कथन असत्य हैं, सॉरी, दोनों ही कथन कैसे हैं, असत्य हैं, क्योंकि जो है जो आत्माराम पांडुंग ने महादेव, हाँ प्रार्थना समाज नहीं है ये। आइए, आचार्य केशव चंद्र सेन की महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर महादेव गोविंद रानाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुंग ने 1867 में, 75 नहीं 68 है, बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की।
जी.आर. भंडारकर भी इस समाज के अग्रणी नेताओं में से एक थे। किसकी बात हो रही है? जी.आर. भंडारकर। जी.आर. भंडारकर, ये नाम याद रखेंगे। आत्माराम पांडुक को याद रखेंगे और रानाडे जी को याद रखेंगे, और एक डेट याद रखेंगे, कब? 1867। अग्रणी नेताओं में से थे। महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। 1871 में रानाडे ने सार्वजनिक समाज की स्थापना की। कौन सा समाज? सार्वजनिक समाज की स्थापना की। इन्हें अपनी प्रचंड मेधा शक्ति के कारण महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ठीक, तो ये क्या कहलाते हैं? महाराष्ट्र के सुकरात कहलाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। राजा राममोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, राजा राममोहन राय ने हिंदू धर्म में एकेश्वरवाद के प्रचार हेतु तो आत्मीय सभा का गठन 1817 में किया था। अच्छा जी, तो राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा, एकेश्वरवाद के लिए आत्मीय सभा का गठन किया था। ये बात बिल्कुल सही है। कि 1824 में राजा राममोहन राय ने अपनी पुस्तक हिंदू उत्तराधिकार का नियम प्रकाशन किया। और कौन से कथन सही हैं? ठीक, तो ये कथन भी सही होता और ये भी कथन सही होता, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? वो एक मिस्टेक हुई है। देखिए, बहुत सूक्ष्म गलतियां होती हैं स्टेटमेंट्स में, कि अगर सावधानी हटी दुर्घटना घटी। स्टेटमेंट को बड़ा ही गौर से पढ़ना होता है। फिर ये कि पूछ रहा है सत्य है या असत्य है। ठीक, तो अब इसमें छोटी सी मिस्टेक क्या हुई कि यहाँ पर मिस्टेक हुई, ये डेट 1817 नहीं है, ये डेट है 1815। ठीक, दूसरा कह रहा है कि 1824 नहीं है, ये डेट है कौन सी? 1822। बस ये मिस्टेक थी, और सारी बातें बिल्कुल सही हैं। इसलिए क्या होता है, कौन से सही हैं? तो ना तो एक और ना ही दो। देखिए, 1815 और 1822। 23, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इन्हें, अच्छा, एक पर्सनालिटी के बारे में आपको डिस्कस करना है। एक पर्सनालिटी है, उसकी आपको क्या करना है? पहचान करनी है कि किसके संदर्भ में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा। हमारी जाति के पिता का संबोधन किया। वेरी गुड। इनको आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। और बात हो रही है किसकी? स्वामी विवेकानंद, हेनरी विलियम डोरोजियो, रविंद्रनाथ टैगोर और राजा राममोहन राय। किसके संदर्भ में ये स्टेटमेंट हैं, वो आपको बताना है। 4 विकल्प हैं। KGF 4। दौड़ाइए अपने प्रोसेसर को, कहाँ तक पहुँचते हैं आप, कितना आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, कितने असाइनमेंट्स हैं आपके पास में। तो आंसर होगा इसका आपका हेनरी विलियम डोरोजियो। इसने बहुत सारे कार्य किए, तो आंसर आपका क्या होगा? हेनरी विलियम डोरोजियो। क्यों होंगे? आइए इनके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, इनके संदर्भ में कुछ चीजें हैं वो याद रखनी है। हेनरी विलियम डोरोजियो के विषय में कहे गए हैं, अत्यधिक उन्नति और समाज सुधार के लिए डोरोजियो ने एक एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठनों की स्थापना की। यानी वह, वेरी गुड, एक कौन सा होगा? एकेडमिक एसोसिएशन एक है, दूसरी है सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज। डोरोजियो ने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा और डिबेटिंग क्लब जैसी संस्थाओं की भी स्थापना की। बहुत अच्छे काम किए। डोरोजियो ने हेस्पेरस, कलकत्ता साहित्य गजट, ईस्ट इंडिया व इंडिया गजट जैसी पत्रिकाओं के संपादन से जुड़े रहे। डोरोजियो ने अपने समर्थकों को सत्य के लिए जीने और मरने, सभी सद्गुणों को अपनाने और उनके अनुसार आचरण करने हेतु प्रोत्साहित किया था। तो ये सारे स्टेटमेंट हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले, नहीं तो आप साथ में कंसाइज 2 नोट्स बनाते जाएंगे, क्योंकि हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है आपको डेटा वहाँ से उठा करके, ताकि ये क्वेश्चन में ऐसा हो जाए कि एक पर्सनालिटी के बारे में कहा है तो बहुत सारी डिटेल्स, तो भविष्य में कभी अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको क्रैक कर जाएं। तो व्याख्या का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। मैं यहाँ खड़े होकर ABCD नहीं बोलने आया हूँ आपको कि इसका ये होगा, इसका ये होगा। सत्य का अनुसरण करने वालों को डोरोजियो की तुलना में सुकरात से की जाती है। वेरी गुड। किससे? सुकरात से। बंगाल युवा आंदोलन के मुख्य मुद्दे थे प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा, सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों को रोजगार दिलाना आदि। डोरोजियो के मुख्य शिष्यों में राम गोपाल घोष,
कृष्ण मोहन बनर्जी और महेश चंद्र घोष थे। तो ये किसके थे? डेरेजुए के शिष्य थे। इनको जरूर याद रखना, क्योंकि जब 3 विकल्प होते हैं तो सॉफ्ट टारगेट होता है किसके लिए? आयोग के लिए। अब यहीं पे रुक देगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी और बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा विलियम हेनरी डेनेरिजियो का जो है शिष्य नहीं था। ठीक, ध्यान देना, यहां से इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है, इसलिए शिष्यों को भी याद रखना है, रामगोपाल घोष, कृष्ण मोहन बनर्जी और महेश चंद्र घोष। राजा राममोहन राय के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और सही का चयन करें। पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है, वे सबसे पहले भारतीय थे जिन्होंने भारतीय समाज की कुरीतियों और सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया। इसमें निस्संदेह अकाट सत्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्हें अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक एवं आधुनिक भारत के पिता जैसे सम्मान प्राप्त थे। क्या ये तीनों बातें सही हैं? बिल्कुल सही है। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड द ब्रिज बिटवीन द वेस्ट एंड ईस्ट मॉडर्न। ठीक, तो कुल मिलाकर के ये बात भी सही है। उन्होंने 1809 में उर्दू भाषा में तुहफात उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक लिखी। ठीक, अब बोले 1809 में, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है आपका, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। और कौन से सही हैं? तो केवल 1 और 2 होगा, 1 और 2 सही है। तीसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि आइए, उन्होंने 1809 में किस भाषा में? फारसी में। ध्यान देना, मिरातुल अखबार भी फारसी में था और ये बुक भी जो लिखी थी वो कौन थी? फारसी भाषा में थी, तुहफात उल मुवाहिदीन। 25 है, लगाना है कि किस कॉलेज और संगठन की स्थापना किसने किसने की है। देखिए, अहमदिया आंदोलन किसने चलाया? आदि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? और देवबंद स्कूल किसने स्थापित किया? ठीक, लगाइए कौन कौन किसके द्वारा किए गए कार्य हैं। तो ध्यान देना, सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोला गया किसके द्वारा? एनी बेसेंट। देवबंद स्कूल की स्थापना करते हैं कौन? मोहम्मद कासिम ननौतवी। अहमदिया आंदोलन जो चलाया गया वो गुलाम अहमद के द्वारा है। रह गया एक ही, आदि ब्रह्म समाज, तो ये किसने चलाया था? केशव चंद्र सेन ने। ठीक, आइए देख लेते हैं डिटेल से, मैचिंग द लिस्ट। सेंट्रल हिंदू कॉलेज एनी बेसेंट, देवबंद मोहम्मद कासिम ननौतवी, अहमदिया आंदोलन गुलाम अहमद, आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। तो ये जो है इनके द्वारा चलाए गए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 26 है, कह रहा है 1773 ईस्वी में जब कंपनी का चार्टर जारी किया गया तो उसमें शिक्षा संबंधी एक धारा जोड़ दी गई। ठीक, तो सबसे पहले कब की बात हो रही है? 1773 की। और करना क्या है? असत्य कथन का चयन करना है। ठीक, 1781 में बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की थी। तो सबसे पहले तो ध्यान देना, ये चार्टर नहीं था, 1773 में जो आया रेगुलेटिंग एक्ट। ये क्या था? ये रेगुलेटिंग एक्ट था। इसी के द्वारा आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है और भारत का जो है गवर्नर जनरल, ठीक, उसके पद में थोड़ा सा चेंज होता है। और कुल मिलाकर के कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो व्यक्तिगत व्यापार कर सकते हैं। ये 3 चीजें इससे जोड़ी गई थी। ठीक है, यानी कि गवर्नर के आगे क्या जोड़ा गया था? गवर्नर जनरल। ठीक, ये वर्ड लिखा था। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक, तो यानी क्या होगा कि सही असत्य है, तो असत्य केवल एक है। ठीक, कैसे है? शिक्षा संबंधी धारा जोड़ी गई है कब? 1813 में। आइए, भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास का इतिहास भारत में अंग्रेजों के आगमन और उसके एक राजनीतिक सत्ता बनाने के बाद ही आरंभ होता है। 1781 में बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा स्थापित किया। इसमें फारसी व अरबी भाषा का अध्ययन कराया जाता था। 1863 में जब कंपनी का चार्टर जारी किया गया तो उसमें एक धारा शिक्षा से जोड़ी गई थी। कब? 1813 में पहली बार। और बजट शिक्षा के लिए 1833 में देंगे जाके। ये असत्य फिर चुनना है। असत्य चुनना है कि भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस को लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। बात बिल्कुल सही है, समर्थन है।
1570 में गोवा के ब्रिटिश पादरियों ने अपनी पहली पुस्तक भारत में छापी थी। और करना क्या है, चयन करना है किसका, असत्य का। तो बताइए कौन सा इनमें से सत्य है और कौन सा। देखिए नो डाउट भारत में प्रिंटिंग प्रेस और तंबाकू कौन लेके आए थे, पुर्तगाली, कोई डाउट नहीं, ये तो ठीक है, अकाट सत्य, पहला वाला बिल्कुल सही होता है, ठीक। लेकिन दूसरे वाले में ये क्या कि ब्रिटिश पादरी क्यों छापेंगे पुस्तक, जब किसने लगाई है, पुर्तगालियों की प्रिंटिंग प्रेस में ब्रिटिश पादरी पुस्तक कैसे छाप सकते हैं। तो इसलिए दूसरा क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। और आपसे पूछा असत्य, तो कौन सा केवल है, दूसरा वाला असत्य है, ठीक। यानी इसमें जो असत्य होगा वो कौन सा होगा, इसमें असत्य जो है आपका केवल 2 होगा, ठीक, क्योंकि पुर्तगालियों ने नहीं, ब्रिटिशर्स ने छापी थी, ठीक है। गोवा के पुर्तगाली पादरियों ने अपनी पहली पुस्तक भारत में छापी थी, कब, 1570 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। क्या बात है, आज लगातार असत्य वाले क्वेश्चन बहुत हैं। असत्य का चयन करें। वास्तविक रूप में आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा हुआ। 1784 ईस्वी में जेम्स अगस्ट हिक्की ने अंग्रेजी भाषा के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। और पूछ रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा असत्य है। तो ध्यान देना, दोनों में से कोई असत्य नहीं है, दोनों ही सत्य हैं। तो आंसर होगा डी, इनमें से कोई भी नहीं, सॉरी सी, दोनों ही गलत हैं, डेट में फर्क आया है। हाँ, वास्तविक रूप में आधुनिक भारत की प्रेस का प्रारंभ 1766 में विलियम बोल्ट्स, ये नाम याद रखना है, किसका नाम याद रखना, विलियम बोल्ट्स द्वारा हुआ। 1781 नहीं है, 1781 है, जेम्स अगस्ट हिक्की ने अंग्रेजी भाषा के प्रथम समाचार बंगाल गजट का प्रकाशन किया। क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक थी इसमें कि दोनों ही कथन कैसे थे, असत्य थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र 1816 ईस्वी में प्रकाशित गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। फारसी भाषा का प्रथम समाचार पत्र राजा राममोहन राय का मिरातुल अखबार था, ठीक। अब आपसे पूछा गया है कि ये बताइए कौन से कथन सही हैं, सही कथन का चुनाव करना है। तो ध्यान देना, ये दोनों ही कथन आपके कैसे हैं, सही हैं, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। आइए व्याख्या की तरफ देखते हैं। हाँ, किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र 1816 में प्रकाशित गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। अब बंगाल गजट और जेम्स हिक्की को लेकर कंफ्यूज नहीं होना, यहां बात भारतीय की हो रही है। फारसी भाषा का प्रथम समाचार पत्र राजा राममोहन राय का मिरातुल अखबार था, कब, 1822 में। कथन कारण का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के आधुनिकीकरण और राष्ट्रवाद के प्रेरक कारकों में से प्रिंटिंग प्रेस का स्थान अविस्मरणीय है, क्योंकि भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राममोहन राय ने भारत के आधुनिकीकरण के लिए जिस दौर की शुरुआत की थी, इस दौर की शुरुआत की थी, जिस नहीं है, इस दौर की शुरुआत की थी। दोनों को लगाइए, क्या फिट बैठ रही है बात, इसलिए बाला आंसर दे रहा है सही या नहीं दे रहा है, क्योंकि लगाने पे क्या फिट बैठ रहा है, करिए विचार और बताइए क्या होना चाहिए आंसर इसका। दोनों पर जब आप विचार करते हैं तो आप एक ही निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या बंधु ये ठीक नहीं है, यानी कि व्याख्या सही नहीं हो पा रही है। सही ये भी है, सही ये भी है, कथन भी, अभी कथन भी ठीक है और कारण भी ठीक है, लेकिन व्याख्या का जवाब ये स्पष्ट नहीं दे पा रहा है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 31 कह रहा है, डलहौजी ने 1855 में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की थी। चार्ल्स वुड का डिस्पैच विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था, और कथन देना है कौन सा सही है, ठीक। चार्ल्स वुड डिस्पैच विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था। डलहौजी ने 1855 में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की थी। क्या कहते हो, कौन सा इसमें से सही हो सकता है स्टेटमेंट, बोलो। क्या दोनों सही हैं या एक सही है या केवल दोनों सही हैं? सबसे पहले देखें, ये अकाट सत्य है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच का जो घोषणा पत्र है वो विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था, तो यानी एक तो बिल्कुल सही है, ठीक। बात करते हैं डलहौजी ने, तो डलहौजी ने रेल, डाक, तार, बहुत सारी चीजें दी थी भारत को। उसमें एक और था, और वो क्या था, लोक शिक्षा विभाग। लोक निर्माण विभाग तो था ही, लेकिन लोक शिक्षा विभाग भी था। लेकिन वो लोक शिक्षा विभाग 1855 में नहीं था, वो कब था,
1954 में स्थापित किया था। ठीक, इसलिए स्टेटमेंट ये गलत हो जाता है, इसलिए हम कहेंगे कि जो सत्य है वो केवल दूसरा वाला सत्य है। ठीक, आगे आए। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित आयोग समितियों की स्थापना के वर्ष के आरोही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक, अब इसमें बताना है आपको कि कौन सा कब आया था और क्या लगाना है, आरोही। तो आरोही को जब आप लगाओगे तो इसमें से कुछ डेटें आपको याद होनी चाहिए। तो डेट जो याद होनी चाहिए, तो सबसे पहले देखें तो हंटर आयोग आता है, कब आता है ये 1892 में आता है ये। ठीक, फिर रैले आता है, फिर सार्जेंट है। हंटर के बाद में कौन आता है, रैले, सार्जेंट और राधा कृष्णन। यानी कि आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ए, उसके बाद में बी और फिर सी और लास्ट में होता है डी। तो इसमें सबसे पहले जो आएगा वो कौन सा, हंटर आएगा, यानी 3 होना चाहिए और 3 स्टार्टिंग हो, तो 3 इसमें भी नहीं, 3 इसमें भी नहीं। सबसे लास्ट में आएगा कौन सा, 4, तो 3 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी। अब तो जी समस्या खड़ी हो गई। अब समस्या खड़ी हो गई तो आप ध्यान देना कि राधा कृष्णन से ठीक पहले जो आता है वो कौन सा आता है, सार्जेंट। तो यानी कि 4 से पहले होना चाहिए कौन सा, 1, तो 4 से पहले 1 इसमें है नहीं, आंसर हो जाएगा सी। तो मिलान हो गया 3, हंटर, रैले, सार्जेंट, राधा कृष्णन। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। डेटें लिखी हुई हैं। सार्जेंट आयोग कब आएगा, 1944 में आएगा। रैले आयोग 1902 में आता है। 1882 में हंटर आता है और 1948 में राधाकृष्णन आयोग आता है, जिनकी सिफारिशों के आधार पर ही भारत में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनता है 1955-56 में। ठीक है, और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी हैं और प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। इन्हीं के जन्मदिन को मनाते हैं हम किस रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसे माना जाता है, यानी कि जो आधुनिक शिक्षा है इसका जन्मदाता भारत में इसमें से किसे माना जाता है, बोलो। क्या जोनाथन डंकन को माना जाता है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, भैया नहीं। ठीक, इन्हें भी नहीं मानेंगे। विलियम जोन्स क्या इसका आंसर होगा, अरे नहीं होगा। ठीक, हंटर कमीशन आया था सबसे पहले, आप देखते हैं कब आया था, 1882 में। तो आधुनिक शिक्षा की शुरुआत क्या हम यहां से मान लें, नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि चार्ल्स ग्रांट, ये नाम याद रखना कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जो जन्मदाता है वो कौन है, वो चार्ल्स ग्रांट है। तो वुड डिस्पैच भी आएंगे, फिर मैकॉले मिनट्स का भी घोषणा पत्र आएगा। 1813 में पहली बार एक अधिनियम जोड़ा जाएगा शिक्षा के लिए, फिर शिक्षा के लिए निस्यंदन थ्योरी का सिद्धांत भी दिया जाएगा। ठीक, तो चार्ल्स ग्रांट है। ठीक, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 के संदर्भ में एक स्टेटमेंट है और वो कौन सा है, असत्य है। ठीक, कब आता है ये, 1854 में आता है। नाम क्या है, चार्ल्स वुड डिस्पैच घोषणा पत्र। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। जैसे मैकॉले मिनट्स के शिक्षा जो मैग्ना कार्टा है, मैकॉले मिनट्स का 1833 में आता है, 1933 में उसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। तो मैकॉले का घोषणा पत्र अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, और भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो कहते हैं वो चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहते हैं। इसमें प्राथमिक व उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, अच्छा जी, अंग्रेजी तो बनाया गया। इसके अंतर्गत भारत में कलकत्ता, मद्रास और बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1854 में शिक्षा विभाग का गठन हुआ था। देखिए, डलहौजी के समय बताया था। लोक शिक्षा विभाग कब था, 1854। तो डी को तो कोई काट ही नहीं सकता है। बोले अब तो गुरुजी समस्या, क्योंकि सब चारों सवाल बिल्कुल बराबर हो रहे हैं। तो बराबर नहीं होने देंगे। वो क्यों, इसमें प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा का नहीं, केवल उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन का मीडियम जो है वो क्या था, अंग्रेजी था। ठीक, हायर एजुकेशन का, नॉट प्राइमरी, प्राथमिक का नहीं था। ठीक है, आइए। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा, जबकि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा था। लिस्ट दी हुई है। फिर सार्जेंट आयोग अभी अभी देखा आपने। राधा कृष्णन कब आते हैं, 1948 है। 1948 सार्जेंट किसके समय आएंगे, हार्टोंग समिति और शेडलर आयोग। ठीक, तो सार्जेंट आते हैं 44 में, और 44 में उस समय कौन होता है, उस समय होता है बेबेल। ठीक, 44 में कौन है, बेबेल है। राधा कृष्णन 1948 में आते हैं, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन है। इसमें हार्टोंग समिति जो आती है वो कब आती है, हार्टोंग समिति जो है वो इरविन के समय आएगी। और सार्जेंट ये आता है कब, 1917। तो 17 के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड है और हार्टोंग समिति इरविन के समय है। ठीक है, तो यानी कि आप देखें डी का 1 होना चाहिए, तो डी का 1 जो है वो केवल 1 में दे रखा है,
इसलिए ये कथन सही हो जाता है आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं। आंसर डी होगा। देखिए कैसे, सैडलर आयोग 1917 में आता है, और 1917 में कौन होता है, चेम्सफोर्ड। ठीक, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसी के समय जलियांवाला बाग की हत्याकांड भी होता है। हार्टोंग समिति 1929 में आता है, और इस समय कौन होता है, लॉर्ड इरविन। इरविन था उस समय। ठीक है, बेंटिक से पहले कौन था, इरविन। विलियम बेंटिक से पहले इरविन। विश्वविद्यालय एवं उनकी स्थापना के वर्ष के संदर्भ में, आप स्टूडेंट हैं तो कुछ यूनिवर्सिटी की तो पता होनी चाहिए। जैसे 1875 में आप पढ़ चुके हैं, कौन सा है, एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857। ठीक, लखनऊ विश्वविद्यालय 1820। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916। एक तो बिल्कुल आपको कंफर्म होना चाहिए, 1916 वाला बिल्कुल सही है। ठीक, क्योंकि भारत के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, उनके और एनी बेसेंट के प्रयासों से, क्यों एनी बेसेंट ने जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, वही जाकर के आगे जो कन्वर्ट होता वो किसमें, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, पंडित महामना मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट के प्रयासों से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में है, बिल्कुल सही है, नो डाउट है। कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857 के विद्रोह के समय, गुरुजी बात बिल्कुल सही है, ये थोड़ा डाउट है क्योंकि ये जो है 1820 नहीं है, ये 1821 है। ठीक, इसलिए आंसर क्या होगा आपका, जो सही नहीं है वो कौन सा है, ये आपका ये वाला रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 37 क्वेश्चन है, 37वां क्वेश्चन है, लिख रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप कलकत्ता की वकालत मदन मोहन मालवीय ने की। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1905 को हुई थी। और बोला कौन से कथन इसमें से सही हैं, तो कर लीजिए विचार और बताइए कौन से कथन इसमें सही हैं। यानी कि भारतीय स्कूलों में जो है, विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा की जो प्रबल और मुखर वकालत की थी वो मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ठीक, एनसीईटी की स्थापना जो है वो किसका, 15 अगस्त 1905 को। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है, इन्होंने वकालत की थी। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि ये 15 अगस्त 1906 है, ना कि 1905, क्योंकि इस समय तो बंगाल विभाजन हो रहा है। आंसर क्या होगा, केवल एक सही है। ठीक, आइए व्याख्या के लिए कुछ खास है नहीं इसमें, 15 अगस्त 1906 को हुई थी। चलिए, थियोसोफिकल सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और चुनना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। इस पे जरूर ध्यान दिया कीजिए। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में, जिस समय एएमयू स्थापित हो रही है, तो कौन कौन, मैडम ब्लावटस्की और कर्नल अकॉल्ट ने अमेरिका में की थी, न्यूयॉर्क में, ये बिल्कुल सही है। यह सोसाइटी न्याय दर्शन में विश्वास करती है, यानी कि सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, बहुत दर्शन है, जो षड दर्शन है उसमें से एक दर्शन था जिसमें विश्वास रखती है, कौन सा, न्याय दर्शन। और बोल रहा है कौन से कथन सही नहीं है, तो ध्यान देना, दूसरा वाला कथन सही नहीं है, क्योंकि ये न्याय दर्शन नहीं बल्कि किसमें विश्वास करते थे, सांख्य दर्शन में विश्वास करती थे। ठीक, यानी कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना तो कर्नल अकॉल्ट और मैडम ब्लावटस्की ने की है, ये बात सही है। भारत में इसी के प्रचार प्रसार के लिए 1893 में एनी बेसेंट भारत आते हैं, जो मद्रास में अडयार आश्रम की स्थापना करती हैं। ठीक है, कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका निकालती हैं। बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर के क्या किया था उन्होंने, होम रूल लीग आंदोलन भी चलाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावटस्की और कर्नल अकाल्ट द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। भारत में इसका प्रचार प्रसार एनी बेसेंट द्वारा किया गया। यह किस पर, सांख्य दर्शन में विश्वास करते थे। इस सोसाइटी के अनुसार चिंतन, मनन, प्रार्थना एवं श्रवण के माध्यम से ईश्वर व्यक्ति के अंतःकरण के माध्यम मध्य एक विशिष्ट संबंध की स्थापना की जा सकती है। इस सोसाइटी ने पुनर्जन्म एवं कर्म जैसी हिंदू मान्यताओं को स्वीकार किया तथा उपनिषद, सांख्य, योग एवं वेदांत दर्शनों से प्रेरणा भी ग्रहण की। यानी कि हमारे यहाँ आए, हमारे जैसे हो गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक, यानी बात चल रही है किसकी, आरएसएस की। आरएसएस की बात चल रही है। आरएसएस संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 को हुई, बात बिल्कुल सही है। केशव बलराम हेडगेवार ने इसकी स्थापना पुणे में की,
कथन ये भी। इसका उद्देश्य हिंदू अनुशासन के माध्यम से चरित्र प्रशिक्षण प्रदान कर हिंदू राष्ट्र बनाने हेतु हिंदू समुदाय को एकजुट करना था। और पूछा कौन से कथन सही हैं, तो तीसरी बात भी सही है, परंतु बंधु दूसरी बात यहाँ पर गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये पुणे नहीं था, ये था नागपुर। ठीक, और सब ठीक है, यानी कि 27 सितंबर 1925 को, इसमें कोई डाउट नहीं है। हेडगेवार ने की, ये भी ठीक है, लेकिन कहाँ? नागपुर में की, ये ना कि पुणे में। इसलिए क्या होगा, आपसे पूछा कि कौन से कथन सही हैं, तो आप ध्यान देना केवल 1 और 3 सही हैं। तो 1 और 3 का जो विकल्प रखा वो हमारे पहले विकल्प में रखा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, कथन कारक का है। कुछ भारतीय नेताओं जैसे राजा राममोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा का स्वागत किया क्योंकि, या इसलिए क्योंकि अंग्रेज शासकों का मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा से भारतीय उनके समर्थक बने रहेंगे, यानी वे ऑफ कम्युनिकेशन, इसके माध्यम से समर्थक बने रहेंगे। क्या लगता है, इसलिए लगाओ या क्योंकि लगाओ? दोनों जिगजैग फिट बैठते हैं? बिल्कुल नहीं बैठते, लेकिन स्टेटमेंट दोनों कैसे हैं? करेक्ट हैं। इसलिए हम किधर जाएंगे? बी की ओर, कि ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन जो है व्याख्या सही नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मदन मोहन मालवीय के विषय में कुछ संदर्भ में कथन हैं, उन पर विचार करके और सही कथन का चयन करें। देखिए, उन्होंने कलाकांकर के राजा, यानी कहाँ के राजा हैं? कलाकांकर के राजा रामपाल द्वारा स्थापित दैनिक हिंदुस्तान का कई वर्षों तक संपादन किया। उन्होंने बनारस से अपना एक साप्ताहिक अभ्युदय भी निकाला। और बोले कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आप विचार कर लीजिए, क्या दोनों सही हैं या दोनों में से कोई सही नहीं है, केवल एक सही है या दो सही है? क्या कहते हैं? हाँ, पहली बात बिल्कुल सही हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। कालाकांकर के राजा रामपाल द्वारा स्थापित दैनिक हिंदुस्तान, यानी कि जो हिंदुस्तान पेपर है, इसका क्या किया? कई वर्षों तक संपादन किया था। बात ठीक है। दूसरे कथन गलत हो जाता है, वो इसलिए गलत होता है, दूसरा जो रॉन्ग होता है वो इसलिए क्योंकि बनारस से नहीं भैया, प्रयागराज से किया था। यानी अभ्युदय तो था, लेकिन अभ्युदय का प्रकाशन जो है वो कहाँ से? यहां से नहीं, प्रयागराज से। इसलिए पूछा है आपसे कौन सा कथन सही है, तो केवल एक कथन जो इसमें सही है। देखिए, इन्होंने इलाहाबाद से अपना एक साप्ताहिक पत्र अभ्युदय भी निकाला, यानी कि आधुनिक भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है इनका। राजा राममोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही का चयन करें। भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत, पॉयनियर के रूप में जाना जाता है, राममोहन राय को जाना जाता है। इनको भारतीय पत्रकारिता के राजकुमार के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हो? तो पत्रकारिता के राजकुमार के नाम से जाना जाता है। और पूछ रहा है इनमें से कौन से कथन जो है वो सही का चयन करना है, तो ध्यान दो क्या लगाएंगे आप यहाँ पे। पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, अग्रदूत थे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वाला कथन गलत हो जाता है, भारतीय पत्रकारिता की राजकुमार ये नहीं है, इसलिए आंसर होगा केवल एक। कौन है वो देखिए। यानी आप देखें, द कृष्णोदास पाल, ठीक है, यानी कि आप देखें कृष्णोदास पाल, नाम देख रहे हो, बिल्कुल अलग टाइप का, भारतीय पत्रकारिता के राजकुमार कहलाते हैं। ठीक, तो ये नाम याद रखना, कृष्णोदास पाल, यानी कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश नाम भी इनमें मिक्स हो रहा है, कृष्णोदास पाल। ठीक, ये है राजकुमार भारतीय पत्रकारिता के। लाला लाजपत राय के संदर्भ में कुछ कथन है और सही कथन का चुनाव करना है। किससे? लाला लाजपत राय। ठीक, लाल बाल पाल। लाला लाजपत राय जो नरमपंथी थे, ने भी पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप ये क्या कह गए, क्या थे ये? नरमपंथी नहीं, लाल बाल पाल ये क्या थे? गरमपंथी दल के नेता थे। लाल बाल पाल और अरविंद घोष 4 प्रमुख नेता थे। इन्होंने हिंदी भाषा में एक साप्ताहिक समाचार वंदे मातरम का प्रकाशन किया। नहीं भाई, हिंदी भाषा में नहीं था वंदे मातरम, अंग्रेज संस्कृत भाषा में था। तो बोले कि कौन सा कथन सही है, तो सही तो इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक, आइए, ठीक, इन्होंने जो साप्ताहिक निकाले थे, वंदे मातरम प्रकाशन किया किसमें? उर्दू भाषा में। ठीक है,
और देखें उन्होंने यंग इंडिया, द पीपुल जैसे समाचार पत्रों का भी संपादन किया, उर्दू में किया था ना कि हिंदी में। अरविंद घोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। वे गर्मपंथी विचारधारा के थे, आयरलैंड की क्रांति से संबंधित साहित्य में काफी रुचि रखते थे, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। उन्होंने वंदे मातरम, कर्मयोगी और धर्म नाम से समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया, ये भी सही है, यानी कि स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है। ठीक, देखो वे गर्मपंथी विचारधारा के थे, आयरलैंड की क्रांति से प्रभावित थे। उन्होंने कमल और कटार नाम से, किस नाम से? कमल और कटार नाम से गुप्त संस्था की स्थापना की थी, यानी कि ये संस्था आपको याद रखनी है कि कमल और कटार, आयोग ढूंढता है, एग्जाम सेंटर ढूंढता है कि ऐसे वर्ड कहाँ से मिले, और मैं तो अपनी टीम को धन्यवाद देता हूँ जो इतना मैटर निकाल के लाते हैं। स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजी पर्याय शब्द इंडिपेंडेंस एक का पहली बार प्रयोग अरविंद घोष ने किया था। उन्होंने वंदे मातरम, कर्मयोगी अंग्रेजी में लिखी थी, धर्म बंगला में नाम से समाचार पत्रों का भी क्या किया था? प्रकाशन किया था। ठीक, तो भाषा पे काफी अच्छी पकड़ थी इनकी। 45 है, सूची मिलानी है कि किसने कौन सा अखबार लिखा है। तो कर्मवीर, प्रयामे आजादी, मॉडर्न रिव्यू और लीडर। ठीक, तो ध्यान देना, प्रयामे आजादी जो है वो अजीमुल्ला खान ने लिखा है, मॉडर्न रिव्यू रामानंद चटर्जी का है, कर्मयोगी जो है वो किसका? माखनलाल का है, और लीडर जो है वो मालवीय जी का है। तो ए का 3 और बी का 2, ए का 3 बी का 2 इसमें नहीं है, कट गया, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, बचता कौन सा है? ये वाला बच गया, 3 2 1 4। ठीक, आइए देख लीजिए किसने क्या लिखा। लीडर मालवीय जी का है, प्रयामे आजादी अजीमुल्ला खां, ठीक, करमवीर माखनलाल जी का है, मॉडर्न रिव्यू किसका? चटर्जी जी का है। क्वेश्चन नंबर 46 है, 1859 में, यानी कि कथन है और सही कथन का चयन करना। 1859 में बंगाली भाषा में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा प्रकाशित एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। भारत मिहिर के साथ ही सोम प्रकाश के विरुद्ध भी लॉर्ड लिटन, यानी कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है वो किसके समय आता है? लॉर्ड लिटन के आता है, का वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित हुआ, किसके विरुद्ध? सोम प्रकाश के विरुद्ध, और मिहिर, भारत मिहिर और सोम प्रकाश के विरुद्ध, ये दोनों ही सही हैं, ये भी सही है। आपसे पूछा सही का चयन करना है तो सही हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 है, हिंदू पैट्रियट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही। असत्य कथन, असत्य कथन का चयन करना है, इसमें जो कथन चुनना है आपको कौन सा? असत्य चुनना है। ठीक, इसके संस्थापक हरिश्चंद्र मुखर्जी और गिरीश चंद्र बोस थे। कुछ वर्षों के बाद विद्यासागर ने इस समाचार पत्र को अपने हाथों में ले लिया। किसकी बात हो रही है? हिंदू पैट्रियट एक न्यूज़पेपर था, उसके संदर्भ में ये बात हो रही कि कौन कौन थे। तो दोनों स्टेटमेंट आपके समक्ष हैं, विचार कीजिए क्या है, दोनों सही हैं। असत्य करना है तो असत्य होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये दोनों ही सही हैं। आइए क्यों है, आइए। इसके संस्थापक हरिश्चंद्र मुखर्जी और गिरीश चंद्र बोस थे। इनके संस्थापक कृष्णोदास पाल थे। ठीक, इसके संस्थापक कृष्णोदास पाल थे। ठीक, इन्होंने भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता, अभी अभी पिछले क्वेश्चन में था। कुछ वर्षों बाद विद्यासागर ने समाचार पत्र को अपने हाथ में ले लिया। इनके सहायक मदन मोहन घोष और द्वारकानाथ टैगोर थे। यानी अब याद रखना है किसको विद्यासागर ने हाथ में ले लिया, उसके बाद में कौन कौन रहते हैं। मदन मोहन घोष और द्वारकानाथ को नाम है आपको यहाँ पे याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, शिक्षा से संबंधित वर्धा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, और चयन करना है जो स्टेटमेंट कैसा हो, करेक्ट हो। वर्धा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने शिक्षा पर वर्धा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। पहली बात क्वेश्चन गलत हो जाता क्योंकि इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे। दूसरा बात भी गलत हो जाता है क्योंकि ये महीना जुलाई का नहीं था, यानी कि कथन दोनों में से कोई नहीं। ठीक, आइए देखते हैं। हाँ, दोनों में से कोई सही नहीं है, क्योंकि अक्टूबर 1937 में वर्धा में एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और जाकिर हुसैन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इसमें 3 मायने, इस योजना जो प्रावधान थे वो क्या थे? पाठ्यक्रम आधार दस्तकारी को सम्मिलित किया जाए, यानी वोकेशनल एजुकेशन। प्रथम 7 वर्ष की शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य दी जाए। शिक्षा हस्त उत्पादित यानी क्राफ्टिंग पर आधारित होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयनाव करें। समाचार पत्र संबंधी कानूनों की समीक्षा हेतु 1921 में एक प्रेस कमेटी की नियुक्ति की गई। 1940 में प्रेस इंक्वायरी कमेटी की स्थापना की गई। अच्छा, और बोला है कौन सा चुनना है, सही कथन का चयन करना। पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये 1940 नहीं है, 1947 है। ये कब होगी, 1947। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा आपका, ए होगा। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं और आज का अंतिम प्रश्न है, कथन कारण का है। ठीक, बोले कि 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन किया गया था। अभी हंटर, सैडलर, ठीक है, सार्जेंट है, और राधा कृष्णन, इन सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हार्टोंग समिति भी पढ़ चुके हैं। तो पहला वाला सही है। अब क्यों किया, इसलिए क्योंकि हंटर आयोग का कार्य प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की समीक्षा करना था। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो क्या होगा, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, क्योंकि इसमें उच्च शिक्षा का कोई भी प्रावधान नहीं था, केवल किसका, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे। उच्च शिक्षा से इसका कोई भी संबंध नहीं था। तो ये आज के प्रश्न थे। 55वें टेस्ट के साथ आपसे हम जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, अपना प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी।